यू सो मच मैम, इट वाज अ ग्रेट ऑनर। और मैं 23 के एस्पिरेंट्स को ये कहूंगी कि अगर वो भी चाहते हैं हमारी तरफ इस इंटरव्यू में आना, यानी कि ऑन यूट्यूब, तो भी ऐसे कुछ मेहनत करे और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने टीचर्स को भी प्राउड करे। डेफिनेटली डेफिनेटली। Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So finally we are here with our another round of interview session और आज के हमारे जो इंटरव्यूवीज हैं वो है ऋतुजा पाटिल और अमृता चोपड़े। So अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। अपने अपने इंट्रोडक्शन में आपको अपना कॉलेज का नाम, आपका सिटी, आपका परसेंटेज और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमृता के साथ। Myself, Amruta Arvind Chopde. Um, I, I I have scored 92.50% in HSC board, and my subject combination was PCMB and Information Technology and English. And I'm from Kankavli, Sindhudurga. Okay, very good, very good. And Rutuja? My name is Rituja Virendra Patil. My college name is Rashtramata Jizaw English School and Junior College, Chandravada. My city was Aurangabad. My percentage is 91.50%. And my subject combination was PCMB with Hindi and English as subjects. चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ऋतुजा, आपने हिंदी लिया था? मुझे लगा आपने मराठी लिया था। आपका मदर टंग क्या है? मराठी। अच्छा, फिर मतलब हिंदी लेने का ऐसा कुछ डिसीजन, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे सब लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। एक्चुअली हिंदी सब्जेक्ट था, मेरी मम्मी खुद हिंदी की टीचर है इसलिए। चलो, तो घर का ट्यूटिंग घर पे ही मिल जाएगा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, 90+ मतलब बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। सो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। आपके 10th का स्कोर क्या था? 10th का परसेंटेज क्या था? अमृता फर्स्ट। 96.60। तो पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो गए होंगे की 10th पेक्षा कमी आणले आता पर्सेंटेज, असं काही सिनारिओ झाला का घरी? हो. ओके ओके। एंड ऋतुजा? मॅम, माय पर्सेंटेज वॉज 90.20% इन 10th स्टँडर्ड। मग तुझे पेरेंट्स हैप्पी झाले असतील की ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट झाली। ओके ओके, तो हमारे पास दोनों टाइप के स्टूडेंट्स है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहले से स्कॉलर्स है, 90 मतलब 10 से ही ला रहे हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो कंग्रेचुलेशन। जैसे टॉपर लोगों से बात कर रही हूँ तो थोड़ा संभल संभल के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आप लोग किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या, अमृता? यस, फॉर नीट। फॉर नीट सीईटी देने वाले हो क्या आप? यस। विच कॉम्बिनेशन यू आर गोइंग टू अपीयर? पीसीबी। पीसीबी। एंड ऋतुजा? मैम, आई एम स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी एग्जामिनेशन। पीसीबी is my group. PCB is your group. And are you preparing for NEET or are you planning? Because as far as I know that you have mentioned sometimes कि आप NEET भी देने वाले हो, ऐसा मैंने शायद सुना था आप जब मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे। एक्चुअली मैम, नीट की प्रिपरेशन अगर मैं बोलूँ तो जब कोविड हुआ तो इतना मतलब सब ऑनलाइन वगैरह हो गया। करेक्ट। एंड आई डिडंट जॉइन एनी कोचिंग क्लासेस और अदर इंस्टीट्यूशंस, सो आई डिडंट गेट एनी गाइडेंस. So I was only having in my mind that I want to give CET exam and appear for a good college for pharmacy. So I am preparing only for CET examination. Okay, chalo, at least you have that much clarity. Okay, very good, excellent. So now we know that Amruta is preparing for NEET and CET and Rutuja is specifically preparing for CET. So अब हमारे जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनका पूरा टोटली दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन कॉलेज, ऑफलाइन एग्जाम्स, एवरीथिंग ऑफलाइन। ओके, सो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं इट वाज एन एडवांटेज कि आपको कॉलेज आने जाने का आपका टाइम बच रहा था, सो आप घर पे उस टाइम को सेल्फ स्टडी के लिए यूज कर रहे थे। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आलसी बच्चे, उनके लिए तो ये सोने का टाइम था। तो आपने मतलब इस टाइम का डेफिनेटली अच्छा यूज किया, इसीलिए इतने मार्क्स आए। नहीं तो महाराष्ट्र का रिजल्ट अगर देखा जाए तो ऑल ओवर महाराष्ट्र पास बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन परसेंटेज सबके कम 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 आए हैं। 90+ परसेंटेज में काफी कम बच्चे गए हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस साल बच्चों का सब कुछ ऑफलाइन होने वाला है, आपका कोचिंग ऑनलाइन हुआ, मतलब टीचिंग ऑनलाइन हुआ, एग्जाम ऑफलाइन हुआ। सो
तो जो 2023 के एस्पिरेंट्स है नाउ दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि अभी बोर्ड्स और एंट्रेंस दोनों को साथ में कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके बारे में तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बट पहले मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि दोनों को मिक्स करके भी आप आंसर दे सकते हो कि आपने बोर्ड्स और एंट्रेंस को कैसे प्रिपेयर किया। आपका दोनों को एक एक करके अपना अपना स्टडी स्ट्रैटेजी बताना है, मतलब आपने एक्चुअली 12th का पढ़ाई कौन से मंथ से स्टार्ट किया, इनिशियली आप कितना टाइम देते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद आपने कितना टाइम बढ़ा दिया, फिर जब एग्जाम्स आई तो आपने कैसे टैकल किया, आप एक दिन में कितना सब्जेक्ट करते थे। तो ओवरऑल आपको अपना स्केड्यूल बताना है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल बोर्ड, एक एक करके। पहले ऋतुजा। ओके मैम, एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो सब स्टूडेंट्स ने ना 10th के हो जाने के बाद भी 11th को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्ट करके, क्योंकि एंट्रेंस कहीं ना कहीं हम कंपटीशन सिर्फ हमारे एरिया में नहीं करते, अदर स्टूडेंट्स के साथ भी करते, इसलिए हमारा माइंड सेट उतना मतलब हमारा इंटेलिजेंसी, हमारे ऑल द चीज कंसेप्ट से लेकर हर एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो और मैंने ये 10th के बाद ही अपने आई एम सॉरी बट अभी बहुत सारे बच्चे यही रहते हैं, जैसे आपने बोला कि 10th के बाद ही यस मैम, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ी यस मैम, प्रॉब्लम ही इधर यही है कि महाराष्ट्र बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट कॉलेज में आते ही उनको पता नहीं कौन सीरियस से थिंग, पंख लग जाते हैं कि वो यस कॉलेज की मैम, हवा लग जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पूरा अपना 11th की धजिया उड़ा लेते हैं और फिर 12th में यस रोते हैं मैम, मैम हमारा 11th वीक है, 11th वीक है, 11th वीक है। सो ऋतुजा ने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है कि आफ्टर 10th ही अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि साइंस आपकी ना ले, तो आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। यस ऋतुजा प्लीज कंटिन्यू। यस। तो मैम एक्चुअली हुआ क्या कि जब रिजल्ट हमारा लग गया 10 के बाद, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मतलब 11 साइंस की बुक्स वगैरह ला लिए, रीडिंग करना, नोट्स बनाना, फिर डाइजेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस करना। लेकिन इतना कुछ नॉलेज नहीं था उस वक्त कि सीईटी की प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो जब मेरा 11th खत्म हुआ हाफ ईयर के बाद, तो मैंने आपका चैनल देखा, एन लैब बायोलॉजी, एंड आई सॉ योर लेक्चर्स एंड योर टीचिंग मेथड। सो उसके बाद मैंने आपके रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करना और उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अगर चाहे तो कोई भी चीज, अगर कोचिंग की इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर एक अच्छा गाइडेंस अगर मिल जाए तो हर एक चीज को हम मतलब बीट कर सकते, कितनी भी हार्ड एग्जाम क्यों ना हो। तो मैं क्या करती थी, पर्टिकुलर रोज नोट्स बनाना, नोट्स को रिवाइज करना, उसके बाद टेक्सचुअल जो रीडिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में, वहीं पे आपके आधे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरा मैथ्स भी था तो मुझे मैथ्स को भी उतना ही मतलब टाइम देना ज्यादा जरूरी था, तो मैं 1-2 आवर्स देती थी। और मैम जैसे कि मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मैं कॉलेज में रेगुलर करती थी, मीन्स 9 to 12 मेरा कॉलेज रहता था, और उसके बाद घर आने के बाद फिर मैं 2-2 आवर्स हर एक सब्जेक्ट को देती थी, यानी कि आपका रिविजन ऑफलाइन करना। कॉलेज था? यस मैम। ओके ओके, मतलब रूरल एरिया में शायद रेस्ट्रिक्शंस जल्दी खोल दिए थे, तो कुछ यस कुछ मैम, यस कॉलेजेस में मैम। ऑफलाइन बुलाया जा रहा था। ओके ओके, तो मतलब अगर शॉर्ट में हम बोले तो आप डेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? यस मैम। ओके ओके, और फिर साथ ही साथ अगर हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि मतलब अगर पीसीएम भी कभी कभी मतलब बोर हो जाता है, तो मैं क्या करती थी मैम, ऑप्शनल अपना टाइम वेस्ट ना हो और मतलब पढ़ा भी हो, इसलिए मैं लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश की भी कभी कभी बुक्स कभी कभार रीड कर देती थी, वेरी ट्रू वेरी जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ बोर्ड एग्जाम्स में। obviously okay, thank you so yes we got to know about Rutuja strategy कि ऋतुजा ने राइट फ्रॉम 11th, बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं, सो ये गाइडेंस है, ये एक सजेशन है जो अभी अगर 11th का कोई बच्चा देख रहा है, राइट फ्रॉम 11th अगर आप पढ़ाई की स्टार्ट से ही स्टडी करोगे तो आप कॉम्पिटेटिव लेवल के हिसाब से रेडी हो जाओगे। 12th में पढ़ के भी आप 90% ला सकते हो, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से सोचोगे तो आपका बेस 11 से ही स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि ऋतुजा ने सही बोला। अब हम सुनते हैं अमृता से कि उन्होंने अपना नीट और अपना बोर्ड कैसे मैनेज किया है। तो मैम जैसा कि आप जानते हो नीट की कंपटीशन बढ़ चुकी है, सो इसलिए मुझे टेंशन था 11th से कि दोनों कैसे बैलेंस होगा। तो फिर आपको पता ही है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक दोनों टॉपिक्स मोस्टली सेम है, और फिजिक्स का भी पोर्शन सेम है मोस्टली। सो मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया, और फिर नवंबर के बाद मैंने स्टेट बोर्ड शुरू किया। तो फिर मैंने देखा कि वो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे वो इजी लगने लगा।
और फिर मैंने वो रिवाइज किया महाराष्ट्र बोर्ड का, नोट्स बनाए आपके, वन शॉट्स देखे। हाँ, ओके। अजय सर ने भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ली थी, यस वो यस, मैंने देखा। देखा है आप लोग ऐसे रेगुलर स्टूडेंट्स हो। वैसे तो हमने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए जो 92 प्लस स्कोरर्स है, बट आप लोगों को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करने का रीजन ये था, एक तो पहली बात ज्यादा लड़कियां नहीं है, जितने भी इंटरव्यूज हमने लिए सारे के सारे लड़कों के हैं, सो यू टू वर दी गर्ल्स। और उसके बाद दूसरा रीजन ये था कि यू वर द कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स, मतलब हमेशा हमने देखा है हमारे लाइव सेशंस में, ऋतुजा तो शायद 11th स्टैंडर्ड से मेरे सेशंस अटेंड कर रही है, जहां जहां मैं लाइव लेती थी वहां वहां ऋतुजा होती थी, जहां जहां जाओ ऋतुजा, श्रद्धा, भक्ति, ऐसे मतलब भक्ति तो पुरानी स्टूडेंट है, तो ये लोग हर जगह मुझे मिल जाते थे। फिर अमृता ने भी बाद में नवंबर के बाद से मेरे लाइव सेशंस अटेंड करना स्टार्ट किए, तो कमेंट्स में मुझे अमृता के भी कमेंट्स देखने मिलने लगे। तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये लोग कंसिस्टेंट रहे हैं। कंसिस्टेंसी हर हर कंपटीशन को इजी बना देती है। मतलब एक बार के लिए आप थोड़ा कम टाइम पढ़ोगे तो चलेगा, बट रेगुलर पढ़ोगे ना उतने ही टाइम के लिए, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब अगर जो बच्चे नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अमृता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमृता ने पहले एनसीईआरटी पे फोकस किया, क्योंकि एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों का बायोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। सी इट इज इंडिविजुअल चॉइस, आपका क्या डिसीजन है। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि नहीं नहीं, मुझे पहले बोर्ड्स पे फोकस करना है, बोर्ड्स में मेरे अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, उसके बाद चाहिए तो मैं नीट के लिए ड्रॉप ले लूंगी। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप पहले महाराष्ट्र बोर्ड पे फोकस करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 4 महीना एनसीईआरटी कर सकते हो, उसके बाद आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और आपका हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट। अमृता फैन आवाज दे रहा है कोई, आप म्यूट कर लो बेटा। हाँ, यस। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ अपना महाराष्ट्र भी कंट्रोल कर सकते हो, महाराष्ट्र बोर्ड का भी कंट्रोल कर सकते हो पढ़ाई, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। आप पहले एनसीईआरटी पढ़ के फिर महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ सकते हो, बट मैं पर्सनली ये सजेशन दूंगी कि आपके दिमाग में वो क्लैरिटी अगर है तो ये रिस्क उठाओ। अगर क्लैरिटी नहीं है, मतलब सब लोग अमृता जैसे और जो दूसरा स्टूडेंट है पंकज, उनके जैसे फोकस्ड नहीं होते, ऋतुजा जैसे सब लोग फोकस्ड नहीं होते कि हमको सीईटी करना है या हमको नीट करना है। बहुत बार आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और अभी इस साल तो आपके ऑफलाइन कॉलेजेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से सोचो, घर पे बात करो, अच्छे से डिसीजन लो कि पहले एनसीईआरटी करूँ कि पहले महाराष्ट्र बोर्ड करूँ, और फिर उसके बाद करना स्टार्ट करूँ। क्योंकि मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आपने 11वीं में कुछ नहीं किया है तो आप 12th में एनसीईआरटी करने का रिस्क मत उठाओ, आप पहले महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर फोकस करो। इन दोनों लड़कियों ने 11th स्टैंडर्ड से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने 11th से ही अपना बेस क्लियर कर दिया था, तो उसके वजह से इनका एनसीईआरटी अच्छे से हुआ। उसके बाद मतलब अमृता ने एनसीईआरटी किया, ऋतुजा ने स्टार्टिंग से ही महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक कवर किया, तो ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, ये इनका स्ट्रैटेजी था। ठीक है, अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों से ये है, अमृता ने बताया नहीं पर ऋतुजा ने पहले बता दिया कि उसने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, तो अमृता आपने कोई कोचिंग क्लासेस लगाई थी क्या 12th के लिए? हाँ यस मैम, आकाश की लगाई थी। ओके ओके, तो वहां पर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ यस। ओके, तो ये ऑनलाइन थी कि ऑफलाइन थी? ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऋतुजा आपने नहीं लगाई थी ना कोई कोचिंग? नो मैम। ओके ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है, अभी जैसे समझो कि जो अभी 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, अभी जून ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, आप लोगों ने तो 11 से अपना Yes, पढ़ाई ma'am. स्टार्ट किया था ना, जून इज ऑलरेडी स्टार्टेड और आधा जून निकल गया, आधे से ज्यादा जून का मंथ खत्म हो चुका है। तो Yes, ma'am. अब इनके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए और इनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट वगैरह सब नजदीक आने वाला है, तो आप लोगों के हिसाब से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अब ये जो बच्चे हैं इनको कैसा स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए, इनको कितना घंटा दिन में पढ़ना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना, कॉलेज 6 आवर्स, फिर उसके बाद कोचिंग क्लासेस 3 आवर्स, 9 आवर्स हो गए, फिर 8 घंटा सोने का रहता है, तो 17 घंटा वैसे ही हो गए। अब 17 घंटा के बाद आपके पास बचता है टोटल 7 आवर्स, तो वो 7 आवर्स को वो ये कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों एक एक बार सजेस्ट करो कि अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, विथ एंट्रेंस एंड बोर्ड्स कैसे ये मैनेज कर सकते हैं। पहले ऋतुजा। ओके मैम, अगर मैं बोलूँ 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, तो उन्होंने ना बोर्ड्स के लिए थेरिटिकल प्रैक्टिस, यानी कि थ्योरी प्रैक्टिस, डेरिवेशंस जैसे थे, उन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब वो कॉलेज से मतलब आने के बाद जो टॉपिक उनका रिवाइज हुआ है, आज जो पढ़ा है उन्हें टीचर्स ने, अगर वो घर पे आकर एक बार राइट डाउन करके उसके प्रैक्टिस अगर करते तो ये बेनिफिशियल रहेगा, जिसकी वजह से वो मेमोराइज भी जल्दी कर पाएंगे, उन्हें याद भी रहेगा, उनका रिविजन भी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग कि कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया गया अगर वही रिवाइज करेंगे तो इससे मतलब
वो टॉपिक भी याद रहेगा और ये भी होगा। और अगर मैं बात करूँ सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्हें रिवीजन, अगर वो क्या कर सकते हैं कि रीड करने के बाद टेक्सचुअल कुछ एमसीक्यू बुक्स अगर परचेस कर सकते। अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट के लिए बहुत सारे एमटीजी वगैरह मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। और अगर वो सीईटी के लिए सोच रहे हैं तो टारगेट जैसे और भी बहुत सारे पब्लिकेशन बुक्स है जिनकी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें इजी भी जाएगा। पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो रिवीजन भी होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा एंड ऑल द थिंग विल बी, यानी कि बेटर रूट में चलेगा। और बोर्ड्स के लिए तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, यानी कि डेरिवेशन प्रैक्टिस, नोट्स, डेफिनेशंस, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और एंट्रेंस के लिए उन्हें उस थ्योरी को पढ़कर अगर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उनका एंट्रेंस भी कवर हो जाएगा। और ये डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। अमृता, यस अमृता, व्हाट आर योर पॉइंट्स? मैम मेरा ओपिनियन ये है कि कितने घंटे पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें डेली टारगेट रखना चाहिए और वो टारगेट हमें कंप्लीट करना चाहिए एक दिन में। यस, और वो वीकली जो कुछ सिखाया जाता है वो संडे को सब कुछ रिवाइज होना चाहिए करेक्ट। मतलब और कोई उसकी भी एक प्रैक्टिस पर्टिकुलर करनी डे, चाहिए। हाँ, हाँ उसकी प्रैक्टिस, हाँ डेली टारगेट सेट कर सकते हैं, क्योंकि डेली टारगेट सेट करने से हाँ एक गोल मिल जाता है कि इतना तो अपने को कंप्लीट हाँ करना ही है। तो उससे एक हाँ टारगेट सेट हो जाता है, एक एनर्जी आती है, और फिर उसके बेसिस पे हम अपने रिवॉर्ड्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैंने टारगेट कंप्लीट किया तो अभी मेरे को ये प्राइज मिलना चाहिए। ऐसे आप खुद को हैप्पी कर सकते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो अपने सारे के सारे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मोटिवेशन प्रॉब्लम, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे टैकल करें। अभी यू पीपल आर, मतलब अभी हंसी आ रही है ऋतुजा को, शायद उसने मेरा मोटिवेशन वाला वीडियो याद आ गया है। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी मतलब प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल को कुछ लोग एज ब्लेसिंग यूज करते हैं, कुछ लोग उसको डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मोटिवेशन किधर से मिले इन बच्चों को? मतलब मार्केट में तो बिकता अगर, तो मैं तो सबके घर पे फ्री में पार्सल कर देती, बट सिंस इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो ऐसा क्या आपके, मतलब आप अपना बताओ, इनका तो ये खुद ढूंढ लेंगे मोटिवेशन। आपको भी कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स तो आपके भी है, इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, गणपति, नवरात्रि, दिवाली, फलाना ढिमकाना, इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो आप लोगों ने अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे टैकल किया, कैसे उसके साथ फाइट किया और मोटिवेटेड थे? पहले अमृता। जब भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था तब मुझे वो रिजल्ट का दिन याद आता था, जब मैं नीट क्रैक करूंगी और सीईटी क्रैक करूंगी। तब तब मेरे पेरेंट्स की खुशी और मेरी खुशी और मेरे करियर के बारे में सोचती थी, इसलिए वो मेरे सामने आता था। वेरी गुड, नाइस। यस ऋतुजा। मैम अगर मैं अपनी मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मॉम है मैम, बिकॉज वो खुद एक टीचर है। और वो होता है ना कि टीचर के स्टूडेंट्स बहुत होशियार ऐसा वगैरह। तो मतलब मेरी मॉम हमेशा ये कहती है कि आपका एक लाइफ में कोई तो गोल चाहिए और उसको अचीव अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सक्सेस तभी मिलेगा। तो इसलिए मैं जब भी अपनी मॉम को देखती थी तब मुझे मोटिवेशन मिल जाता था। और मैं खुद को वहां पे देखती थी, मीन्स कि अगर मैं अच्छा स्टडी करूंगी, कुछ अच्छे परसेंटेज लाऊंगी, तो शायद विलेज से अगर मैं या ये कुछ अच्छा करती हूँ तो विलेज वाले लोगों के लिए भी मोटिवेशन होगा। वहाँ के गर्ल्स जो मतलब एजुकेशन आगे जाके नहीं परस्यू कर सकती, उनके लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन होगा। इस बात को सोचते हुए मतलब मैंने ये किया और वो मतलब वो प्लान मेरा सक्सेसफुल भी हुआ। हमारे यहाँ पे 2-3 जो लड़कियां वो मेरे मुझसे मतलब गाइडेंस लेने में आ गई। तो यही मेरे लिए बड़ा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू गर्ल्स, इट इज वेरी गुड कि आप लोग, मतलब एक इंसान इतना करियर ओरिएंटेड है और दूसरा इंसान सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये चीजें सिर्फ कोई लड़की ही सोच सकती है, मतलब लड़कों को जल्दी से सोसाइटी का ख्याल नहीं आता। बॉयज, आई एम नॉट बीइंग पार्शियल, आप लोग सुपर टैलेंटेड हो, बट ये जो पर्सपेक्टिव्स है, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ स्टफ हो जाता है, और इसमें थोड़ी सी लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बट एनीवेज, अभी लड़के सब भड़क जाएंगे, कमेंट करने लगेंगे। ओके, सो मतलब आपको फिर ऐसे डिस्ट्रैक्शन या मोबाइल या इंस्टाग्राम वगैरह का कभी ऐसे कुछ फाइट करने का आपको नीड ही नहीं लगा होगा, कि मतलब आप नो साइड भटक रहे हो या आपका रास्ता जा रहा है, क्योंकि आपका गोल इतना मैम फोकस्ड है। तो जो 2023 के एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप भी आगे जाके किसी के रोल मॉडल बनोगे, आपके छोटे भाई बहन, आपके रिलेटिव्स के कजिन्स, आपके दूर के बच्चे बच्चे जो भी है,
उनके लिए आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, क्योंकि जैसे अमृता ने बोला कि वो जो खुशी होगी आपके एंट्रेंस क्रैक करने के, आपके पेरेंट्स के चेहरे हाँ। में, आपको खुद को लेके जो प्राउड फील होगा, उसके बारे में सोचो। मत सोचो दूसरों के बारे में, मत सोचो रिलेटिव्स के बारे में, किसी के बारे में मत सोचो। आपको खुद को जो फील होगा, आप खुद के ऊपर जितना प्राउड फील करोगे, उसके बारे में सोचो। और कोई भी अच्छी चीज मिलने से पहले थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अब ऑलमोस्ट हम एंड में आ गए, तो मैं अब लास्ट में पूछना चाहूंगी फॉर फॉर्मेलिटी से, कि क्या लैब ने आपका क्या रोल प्ले किया है आपके लाइफ में, आपके करियर में, मतलब आपके एजुकेशन के जर्नी में? एक एक करके, पहले अमृता। सो ज्ञान लैब में मैम, जैसे आप बायोलॉजी इतना अच्छा पढ़ाती थी, लाइन टू लाइन क्लियर होता था, और फिर आपका वन शॉट देख के फिर मैं रीडिंग करती थी और इससे सब क्वेश्चंस हो जाते थे। और अजय सर भी फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और सर न्यूमेरिकल्स भी लेते थे, इससे बहुत हेल्प हुई मुझे बोर्ड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस ऋतुजा। मैम अगर मैं आपकी बात करूँ तो मैंने आपके लाइव से लेकर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे। और आपका मुझे एक जो बहुत चीज अच्छी लगती है कि आप कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हो रेदर देन रट्टा एंड ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स, क्योंकि कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं एंट्रेंस में बहुत हेल्प करता है। और वो मुझे आपको टीचिंग मेथड भी साथ साथ, जो आप हमको डांटती थी, जो हमको चिल्लाती थी कि ऐसा पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स को देखो, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ पढ़ाई दोनों चीज भी हो जाती थी। और अगर अजय सर की बात करूँ तो मैंने अजय सर के जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो सारे देखे। उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई हुआ फिजिक्स में। और जो लास्ट में उन्होंने वन शॉट्स लिए वो भी बहुत हेल्पफुल रहे हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि वो डेरिवेशन जो पढ़ाते थे वो डेरिवेशन समझ में आता था उनके वजह से। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ज्ञान लैब स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो बाकी ऑल द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के एक फ्री एजुकेशन चैनल बन चुका है, और एक ऐसा हेल्पिंग चैनल जो स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, तो अपने लाइफ के गोल सेट करने में, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल दिए, और ये स्क्रिप्टेड नहीं था, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि मैम ने स्क्रिप्ट दिया था इनको। इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, इट वाज जस्ट देयर रैंडम इमोशंस एंड एक्सप्रेशन। सो यस। सो अगर आप दोनों से, ये लास्ट अभी कंक्लूड कर रहे हैं हम, अगर मैं लास्ट में शॉर्ट में बोलूं, आप लोगों ने अपनी जर्नी तो बता दी, अब लास्ट में अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं कि 2023 के स्टूडेंट्स के लिए तीन तीन बुलेट पॉइंट्स आपको बताने हैं कि क्या आप मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, व्हाट आर 3 बुलेट पॉइंट्स ईच वन ऑफ यू? पहले अमृता से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड्स और नीट दोनों को ध्यान में रखते हुए। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ओके, टाइम मैनेजमेंट होना और चाहिए, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, एंड सैक्रिफाइस करना आना चाहिए। सैक्रिफाइस करने आना चाहिए, यानी कॉम्प्रोमाइजेस करना सीखो। आज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने नहीं मिला, इट्स ओके, आपने पहले भी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, आगे भी सेलिब्रेट करने मिलेंगे, लाइफ खत्म नहीं हो रही है, बट अभी के लिए जो जरूरी है उस पे ज्यादा फोकस करो। तो टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एंड सैक्रिफाइसेस, ये पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, ये पॉइंट सिर्फ लड़कियां बोल सकती है, लड़कों को ये वर्ड्स नहीं पता होते, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, वो इनके बारे में सोचते ही नहीं है ज्यादा। तो यस, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं, सॉरी। बट यस, थैंक यू सो मच अमृता, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 2023 के एस्पिरेंट्स को बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग लेने वाले हो, ऑफलाइन टीचिंग लेने वाले हो, और आपके पास टाइम कम है और काम ज्यादा है, आपको 100% सिलेबस पे फोकस करना है। तो ये तीन क्वालिटीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपना टाइम मैनेजमेंट करने में, यानी अपने स्टडी को फोकस रखने में। एंड ऋतुजा प्लीज। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सारी चीज को, सारे चीज की नोटिफिकेशन ऑफ करके जो काम की चीज है उस पर ध्यान दे। और अपने गोल्स को अगर सिलेक्ट करना है तो उस गोल पे ऊपर अपना कॉलेज का नाम अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक करे, ताकि जब भी हमें कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो हमें वो अपना गोल दिखे कि हमें आगे जाके फ्यूचर में क्या बनना है। सेकेंड चीज ये कि नोट्स, टेक्स्ट बुक रीडिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक स्टूडेंट को करना ही होगा। इससे ही वो कोई भी एंट्रेंस और बोर्ड दोनों भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। एंड लास्ट थिंग कि मोटिवेशन कोई देने आने वाला नहीं है, मोटिवेशन टीचर्स से लो और खुद से तैयार करो। दैट्स और ऑल। नहीं तो अंजलि मैम का मंडे मोटिवेशन वाला वीडियो देखो, उस मोटिवेशन की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। ऋतुजा ने भी बहुत बेनिफिशियल पॉइंट्स बताए हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस, और इसमें आप टाइम मैनेजमेंट के लिए अमृता का पॉइंट इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ऋतुजा ने बोला कि थियोरी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंसिस्टेंटली करना इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अमृता और ऋतुजा दोनों के पॉइंट्स आ गए। और लास्ट में सेल्फ मोटिवेशन करो,
सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो आपको जो फेस्टिवल्स वगैरह है वो सब सैक्रिफाइस करने में आसानी होगी। सो ये 6 के 6 पॉइंट्स दोनों के मिला के सारे के सारे शॉर्ट में बोले तो पूरी आपको पिक्चर की स्टोरी पता चल गई है कि आपको अपने 2023 के बोर्ड्स में कैसे टॉप करना है। ये आपका सक्सेस मंत्र होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ऋतुजा, थैंक यू सो मच अमृता, अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने के लिए, अपना सीक्रेट शेयर करने के लिए। आई होप कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स भी एकदम धमाकेदार हो और मुझे फिर से आप लोगों का इंटरव्यू लेने का मौका मिले, क्योंकि हम अपने चैनल पर सीईटी की तो तैयारी करवा ही रहे हैं, फ्री बायोलॉजी, फ्री फिजिक्स, और आपके लिए एक सरप्राइज भी आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए एंड सीईटी में आप लोग एकदम टॉप करो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और फिर से आप मुझे इंटरव्यू देने आओ। मुझे बहुत मजा आएगा आप लोगों से फिर से Sure, मिलने में। ma'am. Sure. Yes. Yes, Sure. So ma'am. all the best from the entire team of Gyan Lab, from Ajay sir, from me, and from our Gyan Lab family. All the best for your future journey, and once again many congratulations for your wonderful marks। और ऐसे ही बस अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते रहो और ज्यादा मार्क्स लाते रहो और अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहो। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई जस्ट होप कि आप अपने सारे गोल्स अचीव कर लो। एंड टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 2023 बोर्ड एस्पिरेंट, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस साल 2023 में बोर्ड देने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अमेजिंग सेशन के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऋतुजा, थैंक यू सो मच अमृता। और कुछ जो आपको शेयर करना है, ऐसे लास्ट मिनट कुछ याद आया हो, ऐसा कुछ है? थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ग्रेट ऑनर। और मैं 2023 के एस्पिरेंट्स को ये कहूंगी कि अगर वो भी चाहते हैं हमारी तरफ इस इंटरव्यू में आना, यानी कि ऑन यूट्यूब, भी ऐसे कुछ मेहनत करे और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने टीचर्स को भी प्राउड करे। Definitely. Thank you so much, Rutuja. Thank you so much, Amrita. So, yes, students, I'll see you very soon. Thank you. Bye-bye. Stay tuned.